मेरे बच्चों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की थी। स्कूल के क्वार्टरली एग्जाम्स में उसने बहुत गंदा परफॉर्म करा, एक्सट्रीमली पथेटिक, मतलब बिल्कुल बर्बाद। और ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी। जब टीचर को ये बात पता चली, जब उन्होंने मार्क्स देखे, तो उन्होंने बच्ची को पास बुलाया और बोला कि बेटा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ आपके मार्क्स को देखकर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपके ऐसे नंबर आएंगे। वो बात उस लड़की के दिल पे लग गई। उसने उस दिन ठान लिया कि क्वार्टरली के बाद जो हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे, हाफ ईयरली में मैं फोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए इस बार फोड़ना है। और लिटरली उसने वो बात सिद्ध करी और उसने उस एग्जाम में फोड़ा। उसने बहुत अच्छे नंबर लाई, 30 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई, परफॉर्म करा, अच्छे नंबर आए और टीचर को भी खुशी मिली इस बात की कि मेरी बात की अहमियत है बच्चों में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे वीडियोस, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट के इस प्यारे से चैनल पे आप सभी का। जिस लड़की की अपन अभी बात कर रहे थे, वो लड़की कोई और नहीं, मैं हूँ। मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनने आई हूँ, फालतू की तारीफों के पुल बांधने नहीं आई हूँ, ये सब काम नहीं है अपना। सीधी बात, नो बकवास। मैं अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ विद स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स। क्या, क्यों, ऐसा क्यों? स्ट्रैटेजी सब बताते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के ब्लेंड के साथ अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां सुधारी, क्या गलतियां की, क्या आप नहीं कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि क्या करना आपको हर जना बताएगा, हर आपको स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करना है, लेकिन उस क्या को कैसे करना है वो बताऊंगी आज। और क्या नहीं करना है, इससे बहुत कंट्रोवर्शियल बातें भी इसमें निकलेगी कि क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगी और क्यों नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी प्लान के थ्रू। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी प्लान, किसकी बात हो रही है, हाफ ईयरली मास्टर प्लान इन 30 डेज, 30 दिन में मक्खन। अगर आपके नंबर नहीं आए, मेरा नाम बदल देना। बस आपको जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा सॉल्व करिए और अपने पे बिलीव करिए, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैं वो ऐसे फालतू के लेक्चर नहीं दूंगी टाइम मैनेजमेंट पर कि ऐसा है वैसा है तो तुमको टाइम मैनेज करना है। आई नो मेरे बच्चे बहुत बिजी हैं, स्कूल है, ट्यूशन है, सब कुछ है। सबसे पहली टिक, पहला कंट्रोवर्शियल बात, टाइम टेबल नहीं बनाना। आपको हर टीचर आते सबसे पहली बात बोलता है टाइम टेबल बनाओ। इनडायरेक्टली बनाना है, डायरेक्टली नहीं बनाना। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप क्या करते हो, टाइम टेबल बना लेते हो और आपसे वो फॉलो नहीं होता, आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है और वो बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है आपकी प्रोडक्टिविटी पर। टाइम टेबल नहीं बनाना। आप क्या करिए, डोंट मेक टाइम टेबल। तो करना क्या है हमें करना है सेट योर टारगेट एवरी डे। आप रोज रोज के छोटे छोटे, आप स्मॉल टारगेट्स, छोटे छोटे जो आपके स्मॉल है ना, स्मॉल टारगेट्स अपने आप को दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज बताती हूँ, वो जब टारगेट आप सेट करेंगे, आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, नॉट इवन विद स्टडीज, विद एनीथिंग इन योर लाइफ। आप उसको टू डू लिस्ट बनाइए, आप अपने टॉपिक्स बांटिए। और ऐसा नहीं पूरा चैप्टर की आप टारगेट लिस्ट बना रहे हैं, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स की, इवन आप क्वेश्चंस की, केस स्टडी, असर्शन रीजन से छोटी छोटी चीजों की आप टू डू लिस्ट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। जब वो टारगेट अचीव होंगे ना आपके, तो वो जो आपको वो जो स्मॉल अचीवमेंट जो मिलेगा, मतलब वो जो अचीवमेंट है ना, वो आपको उस लेवल की खुशी देगा जो आपको ये टाइम टेबल भी नहीं दे सकता था। तो ये आप ये प्लान करिए, गेटिंग माय पॉइंट। सेट टारगेट, छोटे छोटे अचीवमेंट लीजिए, जो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी ना आपकी, आपको भी अच्छे से नींद भी आएगी बहुत, इससे आपका स्लीप शेड्यूल भी अच्छा होगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, कुछ बातें और जो आपको जाननी है। देखिए, हम क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, हम कोई 4-4, 6-6 घंटे की वीडियोस देख लेते हैं, हमें ना एक चैप्टर में 10-10 दिन लगाने। लेकिन आप एक चीज बताइए, टाइम मैनेजमेंट क्या है? आप एक वन शॉट देखो ना यार, आप वन शॉट देखकर काम खत्म करो। वन शॉट को बेशक आधा आधा करके देखो, ऐसा नहीं पूरा एक बारी में, पर वन शॉट में क्या होता है, आपको सारी नॉलेज भी दे दी गई है, कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया गया है, बेसिक भी क्लियर कर दिया गया है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए गए हैं। तो फिर वन शॉट देखो ना। मैं ये नहीं बोलती कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, चलो भाई इसी चैनल का देखो, आपको जहां का पसंद आए वहां का वन शॉट देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अपना। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, ये बहुत स्मार्ट वर्क के ऊपर है कि टाइम मैनेजमेंट, देखो अभी मैंने आपको पहले बता दिया टाइम मैनेजमेंट करो, लेकिन कैसे करो ये सब बता रही हूं मैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। डिवाइड टाइम स्लॉट्स ऑफ ईच। अब देखो बेटा, आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, इसको मैं और अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब सब्जेक्ट के बारे में आगे। आप हर एक सब्जेक्ट को अपना अपना टाइम दो, नॉट इक्वल टाइम बट बैलेंस टाइम देना है कि भाई इसको 30 मिनट तो उसको 50 मिनट, इसको 20 मिनट, अपने अपने सब्जेक्ट्स के टाइम स्लॉट्स बांट दो।
गेटिंग माई पॉइंट। जब आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, जब आप टॉपिक्स बांट रहे हो, तो उसमें सब्जेक्ट के भी टॉपिक्स पे टाइमिंग बांटो। गॉट माई पॉइंट। मतलब ये कहने का मतलब होता है कि आप सीधा मुंह उठा के पढ़ने मत बैठ जाओ बच्चों। आप पहले अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान बनाओ, पहले अपनी प्लानिंग करो, प्रिपेयर करो एंड देन परफॉर्म करो। P3। अच्छा, डिवाइड। अब जैसे आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा, अब आप सब्जेक्ट में जिस चैप्टर को उठा रहे हो, डायरेक्टली तो पूरा एक चैप्टर एक दिन में कर रहे हो, इट्स गुड थिंग, कोई वो नहीं है, बट आप उस चैप्टर को डिवाइड करो, जिससे अगर आप वो चैप्टर डिवाइड करके कर रहे हो, सब्जेक्ट डिवाइड करके करते हो, तो आपके सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं, आपके चैप्टर्स भी अच्छे से कवर हो रहे हैं, आपका अच्छे से चलेगा कोर्स, एक अच्छे पेस पे चलेगा। अपन को पूरे हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लाने, सिर्फ एक सब्जेक्ट की या एक टॉपिक की बात नहीं हो रही बेटा। ये बहुत अच्छी बात मैंने आपको बोली है। चलिए, नोट्स का क्या सिस्टम है, ये पॉइंट सेकंड नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अभी भी टाइम मैनेजमेंट चल रहा है। मतलब मैम टाइम मैनेजमेंट, नोट्स का क्या काम है बेटा? आपको ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगी मैं, पर आप अभी मैं आपके लिए 30 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई हूं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 30 दिन में तुम नोट्स बनाओगे, 30 दिन में तुम पढ़ोगे, 30 दिन में तुम रिविजन करो, 30 दिन में तुम रिप्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो। कितना करोगे? डोंट मेक नोट्स, डोंट मेक। बेटा आज मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे इतने सारे टीचर्स हैं, उनके इतने प्यारे प्यारे नोट्स है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। आपको जरूरत है, आप मुझसे पर्सनली मांगो टेलीग्राम चैनल पे नोट्स, मैं आपको दूंगी। डोंट मेक नोट्स, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको इतनी जगह पे बुक्स है, नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स के मॉड्यूल्स मिलती नोट्स के फॉर्म में। आप उस नोट्स को जो टाइम है, उस टाइम को बचाकर इसमें दीजिए। आप रिविजन करो, इन 2 आवर से होगा बेड़ा पार। कैसे होगा? अब वो जो नोट्स का टाइम है ना बेटा, ये 30 दिन की स्ट्रैटेजी क्यों मैं अब मैं बताती हूँ, गलती मैंने करी थी अपने टाइम पर। नोट्स में मैंने पहले के 60 दिन दे दिए, नोट्स, प्रोडक्टिविटी निकली बट उससे कम निकली। वो जो 30 दिन में मैंने नोट्स ना बनाकर रिविजन और रिप्रेजेंटेशन पे मेहनत करी ना बेटा, उसका जो रिजल्ट आया ना, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना बढ़िया रिजल्ट आया। मतलब मैं अभी बयान नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत भावुक हो जाऊंगी कि मतलब, क्योंकि हर टीचर आपको आके बोलता है रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। कैसे करना भी बताती हूँ। पहला, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। आप जो पढ़ रहे हो ना, अब देखो कैसे, एक अपना डे का रिवीजन होता है, एक अपने डेज का होता है, एक अपना मंथ का होता है। आपने जो पूरे दिन में पढ़ा है ना, उसको आप लास्ट के, जब आप रात को सोने जाओ या आपके जब भी आपकी पढ़ाई खत्म हो रही है, उसके बाद आप उसे रिवाइज जरूर करो। उसके बाद हर मंथ की जो हॉलीडे आती है आपकी, या कोई आपका डे है, वीक का कोई डे है, कि हर वीकेंड पर आप उस पूरा जो आपने वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करो। मंथ में जो पढ़ा टेस्ट के थ्रू रिवाइज करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा रिप्रेजेंटेशन तो भैया जी, ये तो बल्ले बल्ले करा देगा आपका। जो लिखोगे ना वो बिकेगा। जो आपने ये मेहनत कर रहे हो ना साल भर, 6 महीने 7 महीने की, ये सब इस पे टिकी है कि भाई जो लिखोगे वही तो बिकेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पर परफॉर्म नहीं कर रहे हो। आप परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं वहां लिखूंगा कैसे, वो नहीं कर रहे हो। मुझे क्या स्टेप के बाद क्या स्टेप आना चाहिए, कैसे पॉइंट्स में, एसएसटी को अपन को पॉइंट्स में लिखना है, इंग्लिश को आप कोशिश करिए पॉइंट्स में लिख रही है, साइंस के अंदर अपन को डायग्राम आनी चाहिए, बायोलॉजी के अंदर आपको ये चीज पता है, केमिस्ट्री के अंदर अपनी इक्वेशन सही टाइम पर होनी चाहिए, फिजिक्स में अपने न्यूमेरिकल्स पे कमांड होनी चाहिए, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैथ्स के अंदर आपको एक स्टेप टाइम टू टाइम, मैथ्स में भी डायग्राम होनी चाहिए। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन बताता है, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इसकी। पेपर दीजिए जितना आप लिख सकते हैं, मतलब लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं होमवर्क कर रहे हैं बैठ के बस हो गई, नहीं, बिना देखे अपने आंसर प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट? चलिए, तो दिस वाज अभी तक टाइम मैनेजमेंट चल रहा था। ये सब क्या चल रहा था अभी तक? टाइम मैनेजमेंट। कि एक तो छोटे छोटे टारगेट सेट करो, अचीवमेंट्स होंगे, टाइम टेबल में टाइम वेस्ट नहीं करना, दिक्कत आएंगी काफी, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। वन शॉट देखो, चैप्टर्स को डिवाइड कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स तो बनाने ही नहीं है। वो जो नोट्स बनाने का टाइम है ना, वो रिवीजन और रिप्रेजेंटेशन पे दे दो ना, टाइम बच गया, काम का काम हो गया आपका। इसीलिए आपको हर टीचर बोलेगा नोट्स बनाओ। तो ये मैंने कंट्रोवर्शियल बात बोली कि नोट्स नहीं बनाना, और खास करके 30 दिन वाली स्ट्रैटेजी में। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अदर। व्हाट? बहुत बढ़िया चीज बोलने जा रही हूं, मेरे को छोटी बात नहीं है ये। अदर सब्जेक्ट्स हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, हमको साइंस और मैथ्स में दिक्कत आती है, हम उसकी ट्यूशन लेते हैं, जो भी है, हम बाकी सब्जेक्ट्स को ऐसा डिस्क्रिमिनेट करके साइड में छोड़ देते हैं ना। क्या आपको साइंस और मैथ्स से सिर्फ मार्क्स लाके दे रहा है? आपको सब्जेक्ट्स तो सारे दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल योगदान है मार्क्स में। 80 नंबर का वो भी, 80 नंबर का वो भी, 80 नंबर का वो भी है। तो आपको ऐसा नहीं बोल रही हूं कि इक्वल टाइम देना है सब्जेक्ट को, बहुत बढ़िया बात बताने जा रही हूं। आपको बैलेंस करके टाइम देना है। आपको पता है अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स में आप क्या करिए, मैं इधर लिख देती हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप क्या करिए,
मैथ्स में अगर आप 40 मिनट्स दे रहे हैं तो आप क्या करिए, इंग्लिश में आप क्या करिए, 20 मिनट्स दीजिए। 1 घंटा हो गया आपका, ठीक है। अब 1 घंटा और फिर से आप उठाइए, अब आप उठाइए हिंदी और साइंस। फिर आप हिंदी को 20 मिनट, साइंस को 30 मिनट या 40 मिनट दे दीजिए। ऐसे एसएसटी को 30 मिनट, फिर आपकी हिंदी को 30 मिनट दे दीजिए। ऐसे करके आपको टाइम बांटना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज। फिर आप उसमें टॉपिक को भी बांटिएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप सब्जेक्ट को बांटिए। आपको एसएसटी को भी इक्वल टाइम देना है, आपको हिंदी को भी इक्वल टाइम देना है, आपको इंग्लिश को भी इक्वल टाइम देना है, आपको मैथ्स को भी इक्वल टाइम देना, साइंस को भी इक्वल, एज इन बैलेंस करके। ऐसा नहीं सबको 30 मिनट। आपको लग रहा है आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश को 20 मिनट दो। आपको लग रहा है आपकी साइंस बहुत अच्छी है, एसएसटी में बहुत दिक्कत है, जैसे मेरे साथ ही पर्सनल दिक्कत थी, तो साइंस को मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं छोड़ दिया कि साइंस को डिस्क्रिमिनेट करूंगी, मेरी अच्छी है तो मैं साइंस को 20 मिनट पढ़ती थी, एसएसटी को मैं 40 मिनट पढ़ती थी, चाहे रोक के पढ़ती थी पर पढ़ती थी। और पहली बात एक चीज बताओ, रोकर पढ़ने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। तो डोंट अंडर एस्टिमेट, क्योंकि आपके जो ये परसेंटेज 95% है ना, ये सारी गलती मैंने करी थी क्वार्टरली में। मैं सिर्फ साइंस मैथ्स पढ़ के चली गई और उसमें नंबर आ गए, हिंदी इंग्लिश सब भंटा डार। ये नहीं करनी है गलती। गॉट माई पॉइंट? तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स डिवाइड करना बताया, आप टाइम स्लॉट बांटिए। स्कूल से आने के बाद आप अपने ऐसे ही पढ़िए कि भाई मैं अपना पहले अपने टू डू लिस्ट बनाई है, और होमवर्क सबसे आखिरी में करिएगा, क्योंकि होमवर्क आपका प्रोडक्टिविटी खत्म करता जाता है। होमवर्क को ऐसा रिवॉर्ड लग रहा हो कि बस अब थोड़ा फ्री टाइम है तो होमवर्क, गाने सुनते सुनते होमवर्क कर लिया, या पॉडकास्ट सुनते सुनते कोई होमवर्क कर लिया। चलिए, न्यू ट्रेंड, आजकल एक न्यू ट्रेंड चल रहा है, पता है आपको, बहुत कम लोग बताएंगे। ये न्यू ट्रेंड जो है ना बेटा, ये बहुत, ये मैं मानती हूँ कि आज के जो टॉपर्स है उसे 2% टॉपर्स में भी 2% बच्चे इसको फॉलो करते हैं। क्या है वो ट्रेंड, मैं बताऊं? आज पहले चलता था हार्डवर्क, ये बात बिल्कुल सच है। अग्निपथ, लाइफ इज अग्निपथ, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम बाद है क्या हार्डवर्क यार, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। पर मैं एक चीज बोलूं बेटा, आज जो चल रहा है प्रैक्टिकलिटी पे चलो। आज ये तो बोलने की बात है कि हार्डवर्क गया भाड़ में, स्मार्ट वर्क करो, नहीं हार्डवर्क करो। आज चलता है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का ब्लेंड। ये वर्सेस का खेल खत्म है मेरे लिए। आजकल चल रहा है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का ब्लेंड चल रहा है अभी आजकल। इसका मतलब आपको कहीं कहीं हार्ड वर्क भी लगेगा, कहीं कहीं स्मार्ट वर्क भी लगाना है। मेहनत तो करनी है, कुछ भी हो जाए, लाइफ इज अग्निपथ, ये आपको जानना है। बट उसमें आप कहाँ अपना टाइम, अब देखो स्मार्ट वर्क कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगी। हार्ड वर्क तो आपको जैसे पढ़ाई करती रहनी है, अपने कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन उसमें स्मार्ट वर्क का ब्लेंड कैसे लाना है ये मैं आपको सिखाती हूँ। देखो फिर से मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैंने सिर्फ आपको ये बोल के पढ़ना नहीं चाह लिया कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में बस इनका ब्लेंड करो, कैसे करो ये भी बताऊंगी। अब स्मार्ट वर्क में क्या क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क में बहुत कुछ है। एक स्मार्ट वर्क में पहले आपको टिप दे चुकी हूँ, याद करो। सब स्मार्ट वर्क में नोट्स नहीं बनाने, वो नोट्स बनाने के टाइम को आप रिप्रेजेंटेशन और रिवीजन में दीजिए, तो स्मार्ट वर्क ही तो हुआ। वो आपने टाइम बचाया ना, अपना फालतू का गधा माली क्यों करनी है जब अपने को नोट्स बने बनाए मिल रहे। तो और क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क के अंदर तो नॉट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। सारे, अब आपको पता है मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो आपको सारे सब्जेक्ट, आपको सारे टॉपिक्स उठाने की क्या जरूरत है। आपको लग रहा है भाई सारे टॉपिक्स, आपको लग रहा है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको करूंगा, क्योंकि आ भी सकता है, बट उसको थोड़ा ठीक ठाक वे में कर लेता हूँ। तो नॉट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, तो उसको अपने अकॉर्डिंग आप टाइम दीजिए, आपके फोटे के अकॉर्डिंग दीजिए कि मुझे टॉपिक टफ लग रहा है तो भाई ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, टफ है, कुछ भी आपको करना तो पड़ेगा। इंपॉर्टेंट का तो सीधा लगे, तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स की लिस्ट बना के, टॉपिक्स की लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग चलिए। स्मार्ट वर्क और कैसे करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट, कुछ नहीं करते। ये जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद, या बेशक अभी पॉज करो, अपनी कॉपी लाओ, पेन लाओ, और पेन लाके अपने सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपके सामने खुले होंगे, उनको खोलो, उनको लिखो, पहले सारे चैप्टर्स लिखो, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। अब उन चैप्टर्स में आपको 2 काम करना है। पहला काम आपको ये करना है, मार्क्स की वेटेज पता करनी है। हर चैप्टर का ब्लूप्रिंट आपको नेट पे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पहला तो डिलीटेड है, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, और इसमें कितने मार्क्स का क्या चैप्टर है। अब आप एक चीज बताओ, एक चैप्टर 4 नंबर का है, एक चैप्टर 15 नंबर का है, क्या दोनों को 4-4 घंटे में पढ़ोगे, या दोनों को 4-4 दिन में पढ़ोगे? जब आपको पता है एक चैप्टर आपका 15 मार्क्स का है और एक आपका 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स वाले को आप 40 मिनट में खत्म करो, 15 मार्क्स वाले को 2 घंटे दो ना।
दो ना अच्छे से टाइम। जब आपको पता है 15 नंबर का है तो वर्थ इट होना चाहिए। तो ये, और आपको ये भी पता है कि 4 मार्क्स का अगर छोटा है तो वो ईजी भी होगा, तो वो जल्दी वैसे खत्म होना है, नहीं भी है तो आप उसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि कॉमन सेंस लगा के पढ़ना है भाई, स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को, इसमें स्मार्ट वर्क लाना है, मेहनत करनी है बट स्मार्टली करनी है। समझ में आया? ये ब्लेंड है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको इजी, मॉडरेट एंड टाइम, इजी टू मॉडरेट टू टाइम कंज्यूमिंग। मैं डिफिकल्ट चैप्टर कुछ नाम नहीं देती कि डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं होता, डिफिकल्ट कोई टॉपिक नहीं होता अपने लिए, वो अपना अपना वही इंटरेस्ट और पोटेंशियल वाली बात होती है कि भाई इंटरेस्ट की बात है और पोटेंशियल की बात है। पोटेंशियल हर बच्चे में, इंटरेस्ट नहीं है अपने अंदर। आप पहले अपने चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा है कि भाई मुझे लगता है मैथ्स में ये टॉपिक इजी है, फिर उससे ये मतलब चैप्टर इजी है, फिर ये इससे थोड़ा टफ है और ये थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे बना लिया। एसएसटी में आपको लग रहा है भाई मेरा ये चैप्टर ही ले लेगा, साइंस में आपको लग रहा है कि भाई मेरा चैप्टर सबसे ज़्यादा टाइम लाइफ प्रोसेस ले लेगा, तो आप लाइफ प्रोसेस को ऊपर रख दो। फिर आपको लग रहा है नहीं यार क्या बोलते हैं, मेरे कुछ चैप्टर्स तो है जो मेरा लाइट है, वो मेरा फोटे है वो है बड़ा, पर मेरा जल्दी हो जाएगा, तो उसको आप ईजी में रख दो। तो ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए। उस चैप्टर की लिस्ट किसके, इजी, मॉडरेट, टाइम कंज्यूमिंग, फिर उसके आगे आप मार्क्स की वेटेज लिख दीजिए कि भाई ये मार्क्स का ये है, और उस टॉपिक में भी फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना। आप देखो मैं आपको एक रोड मैप बता रही हूँ। पहला आप क्या करेंगे, सुनो बहुत ध्यान से सुनना, आप चाहो तो साथ साथ करते जाओ, कॉपी लाओ। सबसे पहले तो आप सारे चैप्टर्स, पहले एक सब्जेक्ट उठाओ, उस एक सब्जेक्ट के ईजी, मॉडरेट और टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स पहले अपने 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 अकॉर्डिंग आपको जो लग रहा है वो लिख दो, ठीक है। आपने लिख दिया, लिखते ही अभी पॉज करके लिखकर आप आ गए होगे। अब आप क्या करेंगे, सबके आगे मार्क्स की वेटेज लिख दीजिए। इसमें ये चैप्टर का इतना मार्क्स का वेटेज है, इसमें इतना वेटेज है, इसमें इतना वेटेज है, इसमें इतना वेटेज है। अभी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। इसके बाद आप जिस चैप्टर के आपने मार्क्स, अब आप पर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बांट दीजिए कि इसमें ये पहले सारे टॉपिक्स लिख दो, सारे टॉपिक्स, उसमें से गोले बना दो टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट है, और उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है और उन्हीं को ज्यादा रिवाइज करना है, उन्हीं पर रिप्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है। ये मैं आपको बोलना चाह रही थी कि जो मैंने आपको चीज बताई ना कि फर्स्ट स्टेप ये करो, सेकंड स्टेप ये करो, उसके बाद थर्ड स्टेप में आप इंपॉर्टेंट, पहले आप सारे टॉपिक्स लिखिए, ठीक है, और टॉपिक्स के बाद फोर्थ के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप गोला बनाइए, और उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजिकली पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत बढ़िया बात बता दी है मैंने। मैं जो ये चीज बता रही हूँ आपको आगे नहीं बोलूंगी, मैं भावुक हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया चीज ये, अगर किसी बच्चे ने फॉलो सिर्फ ये भी कर लिया, सिर्फ ये भी, मैं कह रही हूँ हाफरली, मैं कह रही हूँ क्वार्टरली, मैं कह रही हूँ फाइनल, मैं कह रही हूँ बोर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड्स में उसके ऐसे नंबर 95 तो कुछ भी नहीं, 98% आराम से आ जाएंगे। ऐसा क्या डंके की चोट पे टीचर ने इतनी तारीफ कर दी इसकी, से क्या है, फॉलो दिस NSP क्यूब टेक्निक। N stands for NCERT। हम क्या करते हैं, गलती, मेरी गलती बताती हूँ यहाँ से जो मैंने गलती करी। मैं 10वीं नहीं 11वीं तक मेरे पास साइंस मैथ्स थी, 11वीं तक मैंने गलती ये करी बेटा कि मैं ना यहाँ की बुक जमा कर लूँ। मुझे बड़ा शौक था और बड़ा फ्लेक्स भी करने की आदत थी, मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये बुक है, ये बुक है, अरे इस बुक से पढ़ती है क्या तू, अरे तो उस बुक से पढ़ती है क्या, कुछ नहीं। बाद में मुझे 12वीं क्लास में अहमियत पता चली एनसीईआरटी की, कि भाई साहब जी वो सारी बुकें एनसीईआरटी से, मतलब एनसीईआरटी उन सारी बुक्स के अच्छे अच्छे टॉपिक से बन के आई है। एनसीईआरटी बाप है सबकी। आपने अगर एनसीईआरटी कर ली तो आपके आधे से ज्यादा नंबर, मतलब 80% अबव तो आ ही जाएंगे। बचे हुए 20% कैसे लाओगे बताती हूँ। एनसीईआरटी के बाद S स्टैंड्स फॉर सैंपल पेपर्स। चलो सैंपल पेपर्स ऐसा नहीं एनसीईआरटी करते आप सैंपल पेपर्स उठाओगे। सैंपल पेपर्स कब करा जाता है, आप कॉमन सेंस लगाओ। आपको टीचर बोल देंगे वो सैंपल पेपर्स करो, बट कब करो बेटा, अब कॉमन सेंस लगाओ। सैंपल पेपर होता है आपके पूरे सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद चैप्टर वाइज, और ये कह लो पूरा एक मॉक टेस्ट वाला चीज, वो तभी दोगे जब आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर होगा। आप सैंपल पेपर को पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, टाइम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप सैंपल पेपर्स उठाओ। ये मैंने करा है और मैं बता रही हूँ मेरे बहुत अच्छे नंबर, मतलब मैं सैंपल पेपर्स करके जाती थी, सैंपल पेपर से उठ के आ जाता था। मैं सोचती थी पूरे साल सैंपल पेपर क्यों नहीं करा, लास्ट में क्यों करा। फिर बाद में ये भी अक्कल आई कि पूरे साल पढ़ा भी तो सही ना, जब तक पढ़ते नहीं सैंपल पेपर कैसे करते। अच्छा दूसरी बात, वेरी वेरी वेरी, देखो मैथ्स में तो मैं आपको बोलती रहती हूँ रामबाण है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, लेकिन हर सब्जेक्ट में यहाँ पे आपका आ गया रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही थी ना, जो ये रिप्रेजेंटेशन की बात मैं कर रही थी यहाँ पे बेटा, एक मिनट रुकिएगा, जो वो रिप्रेजेंटेशन था ना वो यही है कि आपको रिप्रेजेंटेशन, तो ये प्रैक्टिस ही बताएगा कि आपको कैसे आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं, स्टेप वाइज लिखने हैं। प्रैक्टिस करोगे जितनी,
जितने आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने आप इंग्लिश में आप अपने मैसेज नोटिस राइटिंग करोगे, जितने आप फॉर्मेट की प्रैक्टिस करोगे, आप साइंस में जितनी बार डायग्राम बनाओगे, जितनी बार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फिजिक्स में, आपके उतने अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब देखिए NSPQ 3Q प्रीवियस ईयर, ये तो आपको हर टीचर बोलते हैं और ये सही बात बोलते हैं बेटा। प्रीवियस ईयर तो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे, यूपीएससी तक के बच्चे प्रीवियस ईयर को उठाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक तो डायरेक्टली उठ के आ जाता है क्वेश्चन अपने केस में तो, और प्रीवियस ईयर आपको ये बताता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर आपके माइंड को उस तरीके से चलाता है, डेवलप करता है कि हाँ भाई आप उस तरीके से, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड फॉर द बेस्ट। तो ये प्रीवियस ईयर हमें तैयार करता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा करते जाओ, और प्रीवियस ईयर तो आप एनसीईआरटी के साथ करो। और आपको पता है वन शॉट जो मैं लाती हूँ उसमें मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं लाती, उसमें मुझे पता है कि कहीं कहीं एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो मैं प्रीवियस ईयर भी लाती हूँ, और इवन सारे अपने वन शॉट प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही हैं। अच्छा, अब बच्चा गलती करता है, ये पेपर चेकिंग, अरे भाई एग्जाम आप सारा पढ़ किसके ले रहे हो? एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, हम पेपर नहीं चेक करते। लास्ट के 20 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। पेपर का रिवीजन क्या, चेकिंग करनी है कभी कभी। अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात बताती हूँ, टीचर चेक करके गलती निकाले, इससे बढ़िया आप चेक करके गलती निकाल लो, बेटर नहीं है? बेटर है। तो वो 20 मिनट में आप भी अपनी गलती निकाल के बता सकते हो। अगर वो नजर में आ गई, आपने गलती सुधार ली, तो भाई नंबर बच गए, बहुत नंबर बच जाते हैं ऐसे। ऐसा ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ऐसे ही करके मेरे हाफ ईयरली में बहुत अच्छे नंबर है, और आगे मैंने फाइनल्स में भी फोड़ा है। बस यही सारी गलतियां ना करके भाई देखो क्या करना है और कैसे करना है बताया है, क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है ये भी बताया है। नोट्स नहीं बनाने हैं, टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना, आप लोगों के, मैं आपको सारा रीजन दे चुकी हूँ। तो ये सब आप लोगों को फॉलो करना है। पूरा प्लान मैंने जो बताया है समझ में आया? क्या मैंने गलतियां करी, क्या मैंने करा ऐसा कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैंने आपको सब बताया। आई होप आप उसको फॉलो करेंगे। आपके पास खुद की भी कोई वो चीज़ आप उसमें वो भी अप्लाई, देखो भाई मैं उस टाइम पे बच्ची थी तो मैंने खुद की चीज़ें अप्लाई करके करा, तो आप तो आजकल के बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, आप भी अपना कुछ लाइए। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया बस उसको फॉलो करो, आप खुद का भी इसमें कुछ तड़का डाल के करो फॉलो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू सपोर्ट। गॉट माई पॉइंट? तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना है, हाफ ईयरली में फोड़ना है इस बार। मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए इस बार। 9th और 10th क्लास वालों सुन लो ध्यान से, अपने नंबर हाफ ईयरली में इस बार आएंगे 95% से सबके आएंगे, ये लिख कर ले लो। सारे बच्चे अपने इंटेलिजेंट है। धन्यवाद, बाय बाय, चकते पट्टे फोड़ेंगे।